परिमाप तो क्या था बताओ विसंभव त्रिभुज का, ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों भुजाओं का माप का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। यही था। अर्ध परिमाप क्या था, जिसको हमने ऐसे शो किया था, ए प्लस बी प्लस सी बटावा 2। ये था अर्ध परिमाप। फॉर्मूलों का खेल है देखो क्षेत्रमिति में। क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखाया था अपने, हीरा का सूत्र क्या लिखाया था, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये था इसका क्षेत्रफल का सूत्र। हो गई थी बात कल अपनी ये सारी। इसके अलावा क्या था, इसकी माध्यिका क्या चीज थी, शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहला रही थी, माध्यिका कहला रही थी। किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या होता है, माध्यिका होती है। और माध्यिकाओं की माप हमने क्या देखी थी, यहाँ पे क्या दे रखा था, अक्स वाई और जेड। और जब माध्यिका दे रखी हो तब एरिया या क्षेत्रफल का सूत्र क्या था हमारे पास, बताओ, 4/3 रूट एस एम माइनस एक्स, एस एम माइनस वाई और एस एम माइनस जेड। ये था। और जहां एस एम का मतलब क्या था बताओ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बटावा 2। ये एस एम का मतलब था। और क्षेत्रफल का एक सूत्र और बताया था, जो कि कोई सा भी त्रिभुज हो सब पे लगेगा। कौन सा सूत्र था वो, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, बेस गुणा हाइट। यही था। और इसके तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोई सा भी त्रिभुज हो, कोण ए कोण बी कोण सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात हमारी कल हो गई थी। इससे नेक्स्ट जो बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज भी हमने काफी हद तक देख लिया था कल। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता था, जिसकी तीनों भुजा और तीनों कोण आपस में क्या थे, बराबर थे। तो ये भी ए थी और ये भी क्या थी, ए थी और ये भी क्या थी, ए थी। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कितना डिग्री का था, 60 डिग्री का था। और तीनों भुजा आपस में बराबर थी। ठीक है। कोण और भुजाओं के बारे में ज्यादा ज्योमेट्री में देखते हैं तो मैं उनसे बच के अभी वही बातें लिखा रहा हूँ जो क्षेत्रमिति के काम की हैं। तो त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और तीनों कोण समान हो, उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा बोलो, 3a। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, 3a। अच्छा जी। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लिखाया था, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। फिर हमने देखा था समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई के लिए क्या बोला था, √3/2 गुणा भुजा। यही बोला था, √3/2 गुणा भुजा। और तीनों कोणों का योग कितना होता है, इसमें भी 180 डिग्री होता है। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये बातें हमने कल देख लिए थे, आपने कल सबने लिख भी लिया था। इसके बाद में अगर हम समबाहु त्रिभुज पे और चर्चा कर रहे थे, जिसमें ये अंतःवर्त की त्रिज्या रही है सारी, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हुआ, 60 डिग्री का हुआ। अंतःवर्त की त्रिज्या, ये जो समबाहु त्रिभुज है इसके अंदर की साइड में एक वर्त बनता है जिसको तो बोलते हैं अंतःवर्त, और इसके बाहर की साइड में एक वर्त बनता है जिसको बोलते हैं अपन परिवर्त। तो जो अंतःवर्त है इन सर्किल है इनर सर्किल है अंतःवर्त की त्रिज्या। अंतःवर्त की त्रिज्या का तो क्या फॉर्मूला लिखा था, R बराबर a/2√3। जहां ए का मतलब क्या है, भुजा, किसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। और परिवर्त की त्रिज्या को कैपिटल R मान के क्या होती है, a/√3। यही थी, a/√3 परिवर्त की त्रिज्या होगी, अंतःवर्त की त्रिज्या a/2√3 हो गया। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। ये पेज भी आप लिख चुके थे। इसके बाद में अगर हम आगे चलते हैं इसी समबाहु त्रिभुज में, तो इसमें एक चीज तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई समबाहु त्रिभुज में ये जो इसका सेंटर पॉइंट है यानी केंद्र है इसका ABC, इससे अगर मैं इसकी भुजाओं पर 3 लंब डाल देता हूँ, ये 1 2 और 3, इसका भी एक प्रश्न आया करता है। तो 3 लंब डाल दिया, प्रत्येक लंब को मैं बोल रहा हूँ P1 P2 और P3।
P1 P2 और P3 बोल रहा हूँ। तो ये बात आ रही है कि P1 P2 P3 केंद्र से सामने की भुजा पर डाले गए क्या है, लंब है। और जब हमें P1 P2 और P3 दे दे और हमारे से P1 P2 P3 दे दे और हमारे से पूछे कि उस समबाहु त्रिभुज की भुजा बताओ, तो उसकी भुजा क्या होती है, A बराबर 2/√3 P1 प्लस P2 प्लस P3। एक इसका रिलेशन ये होता है कि अगर हम तीनों डालेंगे लंबों का योग का 2/√3 करते हैं तो उस त्रिभुज की क्या आ जाती है, हमारे पास भुजा आ जाती है। तो ये चीज लिखो, फिर आगे के त्रिभुजों के फटाफट लिखते हैं। लिख लिए क्या, लिख लिए सब अच्छे से। इसके बाद में तीसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज ही है ना। पहला त्रिभुज हमने विषमबाहु त्रिभुज पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, समबाहु पढ़ा, और अब तीसरा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज नाम लिख लो, फिर बोर्ड की तरफ समझना। लिख लिए। अब देखो, जो भी जानकारी कॉपी में आ रही है हर जानकारी को अच्छे से लिख लेना। जैसे ही 2D के फॉर्मूले कंप्लीट होते हैं, कम से कम से 50% क्लास में कराऊंगा, 50% 10-10% हर एक बार ठीक रहेंगे और अच्छे अच्छे रहेंगे। और वो 50% ये जो कॉपी में लिखा दिया ये ढंग से तैयार कर लोगे, 2D में दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन याद करना है हर एक चीज को, फिर वहां ये नहीं होना चाहिए सर ऊंचाई का पता नहीं फॉर्मूला कौन सा था और उसका अंतर्वर्त की क्या था, परिवर्त क्या था, तो वो पता ऐसा होना चाहिए कि तुरंत बता पाओ। तो यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में देखना, तो ये एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर होते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ये जो ABC एक त्रिभुज है, इसमें ये तो इसकी बेस भुजा को तो B मान लेता हूँ और इस समान भुजा को A मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों जो संगत कोण होते हैं इसके ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं तथा दो कोण बराबर होते हैं। दो कोण 60 डिग्री के नहीं होते हैं, कुछ बच्चे उनको अलग याद कर लेते हैं कि दो कोण 60 डिग्री के। अरे दो ही 60 डिग्री के हो गया तो फिर तो तीसरा भी 60 का ही होगा। 180 में से जब 120 बट गए तो तीसरे को 60 ही तो मिलना है। दो कोण समान होते हैं, चाहे वो 30-30 के समान हो और चाहे 70-70 के समान हो, लेकिन दो कोण समान होते हैं। ठीक है, और दो भुजा भी समान होती है, तो इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, तो क्षेत्रफल का सूत्र है B/4√4A² माइनस B²। जहां एक का मतलब तो क्या है, एक का मतलब तो है इक्वल साइड यानी समान भुजाएं। एक का मतलब तो क्या है, समान भुजाएं। और बी का मतलब क्या है, बेस भुजा यानी आधार भुजा। ठीक है, अगर आपको वहां पे आधार भुजा और समान भुजाओं के नाम अलग अलग दे देता है तो भी आप समझना कि फॉर्मूला बी का मतलब मान रहा है बेस भुजा और ए का मतलब क्या मान रहा है, समान भुजा। अब वो अगर बेस पे दे देता ए तो इस बी की जगह ए आ जाएगा पूरे फॉर्मूले में और ए की जगह बी आ जाएगा पूरे फॉर्मूले में। तो ये जरूर ध्यान रखना है कि यहाँ बी ए इंपॉर्टेंट नहीं है, बी और ए जिस जगह के लिए काम में आ रहे हैं वो जगह इंपॉर्टेंट है। यानी बी का मतलब क्या है, आधार भुजा, और ए का मतलब क्या है, समान भुजा। अगर आधार भुजा और समान भुजा बदलेंगे तो बी और ए भी बदल जाएंगे। परिमाप क्या होगा, 2A प्लस बी। ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई क्या होगी, 1/2√4A² माइनस का B²। यही होगी क्या, यही होगी। कैसे आएगी, पाइथागोरस प्रमेय से ऊंचाई बताने के लिए बोल रहा है अगला। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जिसमें आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मैंने ये लंब डाल दिया और इस समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब माध्य का भी होता है, दोनों एक ही होते हैं। शीर्ष लंब और माध्य का दोनों एक ही होते हैं। शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया लंब बोल दो चाहे माध्य का बोल दो, दोनों इसमें एक ही होते हैं। ठीक है, तो एक ही होते हैं, इसका मतलब ये अगर ओसी साइड की बात करूं तो ये ओसी साइड B/2 हो गई क्या, ओसी साइड B/2 हो गए ना। तो एक अलग से त्रिभुज बनाता हूं जिसमें देखना क्या अपने पास ये स्थिति आ गई कि ये तो ऊंचाई H है, ये A है और ये क्या है, B/2 है। तो क्या मैं इस लंब का पता करना चाहूं तो लंब स्क्वायर बराबर यानी H का स्क्वायर बराबर
कर्ण स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी बी स्क्वायर बटा 4। तो क्या हम इससे लिख सकते हैं कि h बराबर 4a² माइनस बी स्क्वायर, तो कोष्टक में 4a² माइनस बी स्क्वायर ये रूट के नीचे आ जाएगा, क्योंकि h का पता करेंगे तो दोनों साइड रूट देंगे, और वो नीचे वाला 4 था वो रूट से निकल के क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इसलिए देखो ये बनता है 1/2 रूट 4a² माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और एक पता ये रहना जरूरी था, इसमें आगे ज्योमेट्री में ये बातें काम भी आएंगी जब मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत कि आपको वहां पे लिखाया था, अपनी सब बातों को वहां पे लिखेंगे भी कि इसकी माध्यिका और शीर्ष लंब क्या होते हैं, समान होते हैं। त्रिभुजों में 4 केंद्र बनते हैं, अंत केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्र की, ये सारे त्रिभुजों के होते हैं। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु से केंद्र बनता है, शीर्ष से सामने की भुजा पर डाली गई लंबों के कटान बिंदु से शीर्ष लंब बनता है। ठीक है, और कोण अर्धकोण से बनता है, और भुजा भुजा लंब अर्धकोण से बनता है। तो वो चारों त्रिभुजों के केंद्र होते हैं ना, सेंटर पॉइंट, वो अपन ज्योमेट्री में देखेंगे। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें क्लियर होगी। जो अपना समबाहु त्रिभुज है ना, उसमें लंब, शीर्ष लंब भी, कोण अर्धक भी, माध्यिका भी और भुजा का लंब अर्धक भी सारे एक ही लाइन होती है, और में वो लाइन बदलती रहती है। जैसे इसमें माध्यिका और शीर्ष लंब क्या है, एक ही लाइन है। ठीक है, तो वो थोड़ी ज्योमेट्री की बातें हैं वो। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज में लिखो तो लिख लो, इसकी दो भुजाएं समान तथा दो कोण समान होते हैं, और फिर जस्ट नीचे लिख दो ए और बी का नाम, और फिर ये सारे फॉर्मूले लिख लो। इसकी दो भुजाएं तथा दो कोण समान होते हैं, इसकी दो भुजाएं तथा दो कोण समान होते हैं। इसकी दो भुजाएं तथा दो कोण समान होते हैं। इसकी दो भुजा तथा दो कोण समान होते हैं। फिर नीचे वाली लाइन में लिखना ए बराबर समान भुजा और बी बराबर आधार भुजा। ए बराबर समान भुजा और बी बराबर आधार भुजा। फिर दो चित्र बनाना। पहले चित्र ये बनाना ऐसा वाला, जिसमें ए बी सी, और इसको ए इसको बी, यहाँ इन दोनों कोणों को ऐसे समान से प्रदर्शित करना, और साइड में वो बना के फिर ये सारे सूत्र लिख लो। चले, आराम से लिख के कॉपी बना लेना। सही तरीके से फटोगे तो एक बार फटना भी काफी है, नहीं तो 10 जनों से फटना भी काफी नहीं है। ठीक है, जो मैं क्षेत्र मिति में, जो मैं ज्योमेट्री में लिखाऊंगा वो लगभग 99% तक पर्याप्त रहेगा। आपको कहीं से और चीजें ऐसी नहीं मिलेगी कि आपको वो चीजें लिखने की जरूरत पड़ेगी कभी भी। ठीक है, और पढ़े तो जैसे फॉर्मूले खत्म होते एक दो पेज छोड़ दो तो हल्की फुल्की बातें आप ऐड कर लेना। ठीक है, एक किताब में सारी बातें नहीं मिलेगी, किसी भी किताब में मैं लिखा रहा हूँ वो एक किताब में नहीं मिलेगी, 5-6 किताबों में मिला के मिलेगी। तो आप सोचो कि मैं बुकों से पढ़ लूंगा, उससे पढ़ लूंगा, तो बुक में, एक बुक में सब बातें नहीं है ये। ठीक है, इसलिए लिख लेना वो जरूरी है। चले आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये तो याद करने वाली बातें हैं, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में अगला त्रिभुज लिखिए, समकोण त्रिभुज। लिख लिए नाम? तो अब देखो एक बार समझ लो सारी बातें, फिर अपन इनको फिलअप कर लेंगे। तो अब ये कोणों के आधार पर प्रकार आ गए। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के 3 प्रकार देखे, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। 3 प्रकार तो भुजाओं के आधार पर देखे, अब 3 प्रकार कोणों के आधार पर है। तीनों प्रकार के जो कोणों के आधार पर, ये जो समकोण त्रिभुज का प्रकार है ना, इसका त्रिकोणमिति में भी खूब बड़ा योगदान है इसका, और क्षेत्रमिति में भी है, और
ज्यामिति में भी बहुत तगड़ा योगदान है। और जो न्यून कोण और अधिक कोण है वो ज्यादा ज्यामिति में यूज आएंगे, यहाँ पे उनका कोई ज्यादा रोल नहीं है, तो उनकी तो अपने एक ही डेफिनेशन लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के बारे में हम समझते हैं। देखो इसको तो बोलते हैं आधार यानी बेस, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन लंब परपेंडिकुलर, ठीक है, अपन एल बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपन कर्ण हाइपोटेनस, तो कर्ण को अपन के बोल देते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से लाल बट्टा का का से फट रखा होगा ज्यादातर का। तो आधार ए हो गया, लंब एल हो गया और कर्ण के हो गया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक बार अपन इसके ऊपर ओवरऑल बातें कर लेंगे फिर एक एक चीजें लिख लेंगे। सबसे पहले अगर बात करें हम इसके क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र आएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। अपन वापस लिखेंगे 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। एक बात करें इस पे पाइथागोरस प्रमेय लगती है। पाइथागोरस प्रमेय का मतलब होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई तो इसका क्षेत्रफल होता है। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में भी देखो आप 2-3 प्रकार की बातें निकाल सकते हो। जैसे इसमें बोलो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होगा। लंब बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट होगा। आधार बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट होगा। तो ये छोटी छोटी बातें ही आपको पता होनी चाहिए पहले से। इसके अलावा इस त्रिभुज की जो इम्पोर्टेंट बात है उसमें एक बात ये बनती है कि इसके एक अंतर्वर्त बनता है जिसको तो अंतर्वर्त बोलते हैं, इनर सर्किल बोलते हैं, और एक बाहर की वर्त बनता है जिसको अपन परिवर्त बोलते हैं। और जो अंतर्वर्त बनता है ना उसकी त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। और बाहर की साइड में जो वर्त बना है ना इसका सेंटर तो कर्ण का मध्य बिंदु हुआ करता है, और इसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। तो जो इसके अंतर्वर्त की त्रिज्या है, अंतर्वर्त की त्रिज्या आर है, उसका एक फॉर्मूला आता है डेल अपॉन एस। अंतर्वर्त की त्रिज्या का एक फॉर्मूला आता है डेल अपॉन एस। तो डेल का मतलब क्या है, डेल का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस का मतलब होता है इसका अर्ध परिमाप, ठीक है। और एक इसके बाहर की जो त्रिज्या कैपिटल आर है उसका फॉर्मूला होता है एबीसी अपॉन 4 डेल। एबीसी अपॉन 4 डेल आता है इसकी बाहर की त्रिज्या का। एक अगर हम बात और करना चाहिए इसका अंदर वाली त्रिज्या के लिए, तो अंदर वाली त्रिज्या ऐसे भी निकलती है इसकी कर्ण में 2 का भाग देने से अंदर की त्रिज्या आ जाती है, क्योंकि कर्ण तो इसका व्यास की तरह काम करता है, तो कर्ण की आधी इसकी त्रिज्या हो जाती है। और एक इसका तरीका ये और है कि अगर मैं इसकी बाहर वाली त्रिज्या देखूं तो वो ऐसे भी निकल सकती है इसकी कि आधार प्लस लंब और माइनस का कर्ण और बटावा 2, ये एक रिलेशन भी आता है इसमें। तो ये सारे फॉर्मूले अपने को समकोण त्रिभुज में देखने को मिलेंगे। एक मिनट। तो ये सारे फॉर्मूले इसके बनते हैं, एक बार वापस देख लो फिर अपन लिखेंगे सबको। सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा बनता है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और अंतर्वर्त की त्रिज्या आर बराबर क्या बनेगा, डेल अपॉन एस, जहां डेल का मतलब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल और एस का मतलब क्या होता है अर्ध परिमाप। डायरेक्ट ही दे देता है प्रश्न में फोर। ये अब आप देखोगे तो कंपटीशनों के एग्जामों में किताबों में ये फॉर्मूले नहीं देखने को मिलेंगे कुछ किताबों में। तो फिर बाह्यवर्त की त्रिज्या का आर का क्या होता है ABC/4 डेल, ठीक है। ABC इसकी भुजाएं हैं जो कि तीनों अलग अलग ही होगी, इसकी तो भुजाएं आधार लंब और कर्ण अलग अलग रहेगा। और 4 डेल का मतलब क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और बाहर वाले वर्त की त्रिज्या कर्ण की आधी होती है, ये इसका व्यास होता है, तो कैपिटल आर बराबर कर्ण बटावा 2, और स्मॉल आर बराबर क्या बनेगा आधार प्लस लंब माइनस कर्ण बटावा 2। ये सारे फॉर्मूले ऐसे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर आपके होनी चाहिए इसमें, ठीक है। तो अब ये सारी चीजें अपन लिख लेते हैं एक बार। तो बताओ पहले तो समकोण त्रिभुज किसे बोलोगे, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने डिग्री का हो
90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को सदैव क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और इस AB भुजा को क्या बोलते हैं? आधार भुजा बोलते हैं। और AC भुजा को क्या बोलते हैं? लंब भुजा बोलते हैं। ठीक है, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब सबसे पहले आती है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय बताओ क्या आएगी? कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा बोलो? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही तो आएगी। इसको बदलना तो आता है क्या आपको? अब इतनी छोटी बातें थोड़ी बताने की जरूरत है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बदल लोगे जैसे जरूरत पड़ेगी। क्षेत्रफल का सूत्र क्या आएगा इसका? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। परिमाप क्या आएगा? परिमाप क्या होगा? आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, ये इसका क्या रहेगा? परिमाप रहेगा। अरे परिमाप तो सिंपल ही है, चारों तरफ की माप है। आधार प्लस लंब प्लस कर्ण, आ रहा हूं 2 मिनट। अगला, परिवर्त की त्रिज्या को क्या बोला अपन ने? कैपिटल आर। कैपिटल आर को कैसे शो किया था बताओ अभी? ABC/4 डेल, ABC/4 डेल। और डेल का मतलब क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ABC/4 डेल, और डेल का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। और इसके बाद में अंतर्वर्त की त्रिज्या को हमने क्या माना था? स्मॉल आर। और स्मॉल आर को मैंने क्या बताया था बताओ? डेल/S। और S का मतलब क्या है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। और इसके बाद में इस स्मॉल आर को अपन ने क्या बोला था बताओ? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटावा 2। और इस बड़ी त्रिज्या आर को क्या बोला था अपन ने? कर्ण का बटावा 2। सही है एक बात है? तो ये अब आप लिख लो। लिख लिए क्या? उतार लिए यहाँ तक का? सब उतार लिए? याद भी कर लोगे ना? न्यून कोण त्रिभुज में लिख लो। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बस इतनी सी बात लिख लो। यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो, यदि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब ज्योमेट्री में ऐसे पॉइंट आएंगे कि न्यून कोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ बनता है? अंदर बनता है, बाहर बनता है, या शीर्ष पे बनता है? ठीक है ना। अधिकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ बनता है? समकोण पे बनता है, बाहर समकोण के सामने बनता है, समकोण के पीछे बनता है। तो ये नाम तो पता रहना चाहिए ना कम से कम, न्यून कोण क्या है, अधिकोण क्या है ना। ज्योमेट्री में पहला पॉइंट ये आएगा, रेखा तथा कोण। ठीक है, तो वहां पे ये वहां का भी फाउंडेशन बनेगा। तो लिख लिए? 6 नंबर लिखो, अधिकोण त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, अधिकोण त्रिभुज होता है।
अब ये सारी बातें ज्योमेट्री में आएगी। ठीक है, कि समकोण क्या होता है, ऋजु कोण क्या होता है, अधिकोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, पूर्व कोण क्या होता है, समपूर्व कोण क्या होता है, ठीक है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होता है, अंतः कोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है। ऐसे 10-12 बातें आएगी तो वहां पे और भी अच्छा होगा, तो इसलिए बीच में भागना मत, है ना। ठीक है, कंटिन्यू जुड़े रहना। अधिकोण त्रिभुज लिख दिए। तो अब हमारा काम यहाँ तक का हो गया है। सिर्फ कहाँ तक का काम हुआ है अपना, ये हो गया है, वर्त हो गया है, वल्ले हो गया है, त्रिभुज हो गया है। ठीक है, चतुर्भुज, और फिर चतुर्भुज में थोड़ा सा वक्त और लगेगा क्योंकि 7 चतुर्भुज है, फिर ये तो फटाफटी हो जाएंगे तीनों। ठीक है, तो ये सारे लिखने के बाद में सातों को सातों लिखने के बाद अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन 3D वाले के सब फॉर्मूले लिखेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन 2D और 3D के मिक्स में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्मूले बराबर बराबर अच्छे से याद करते जाना। कुछ त्रिभुजों के क्वेश्चन तो कर लेते हैं एक बार, तो लिखिए एग्जाम्पल। नेक्स्ट कितने नंबर का प्रश्न आ गया था आपके, लिखिए एग्जाम्पल 9 नंबर का। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेमी है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेमी है। उसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेमी है। उसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या क्या है। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेमी है। उसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या क्या है। चलो देखो, एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेमी है। अब आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या का फॉर्मूला क्या लिखाया था। तो क्या लिखाया था अंतः त्रिज्या का, स्मॉल आर बराबर ए बटावा 2√3, ये लिखाया था ना। तो ए बटावा 2√3 कितना है, 10 है। तो ए खुद कितना है, ए 20√3 हो गया। बोलो है कि नहीं। ए बटा 2√3 अंतःवर्त की त्रिज्या है और 10 भी त्रिज्या है, तो ए बराबर हो गया 20√3। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, परिवर्त की त्रिज्या बताओ, बाह्यवर्त की त्रिज्या बताओ। ठीक है, तो बाह्यवर्त की त्रिज्या देखने के लिए बाह्यवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या लिखाया था, ए बटावा √3, ये लिखाया था ना। तो बाह्यवर्त की त्रिज्या बराबर ए यानी भुजा, भुजा कितनी है 20√3, और बटाव में क्या लेना था √3, तो ये √3 से √3 कट गया, तो क्या आ गया आंसर 20 आ गया। तो बाह्यवर्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 20 हो गई अपने। ठीक है, आपके कोई भी दिक्कत हो तो आप बोल देना। ठीक है, हालांकि अब तो क्वेश्चन तो इजी इजी चलेंगे, जब फॉर्मूले के साथ तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फिर भी हो तो बता देना। चले आगे, चले 10 नंबर। 14 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। लो, बिल्कुल इजी प्रश्न है, ये भी पूछे गए हैं एग्जामों में। तो 14 सेमी भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। √49। देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, ए √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, यही तो आता है। तो √3/4 और गुणा भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 14, तो 14 गुणा 14 2 बार आ जाएगा। तो ये 14 से काटेंगे
तो दोनों साथ साथ हो जाएंगे, तो 49√3 ये आ जाएगा अपना एरिया। सही है क्या? अरे ये तो दिक्कत ही नहीं आ रही होगी इनमें, तो क्या दिक्कत है? बस सूत्र याद करने हैं। लेकिन सूत्रों से आगे काम नहीं चलेगा, तो आगे समझ भी जरूरी है। लिखो 11 नंबर का। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 12 सेमी है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 12 सेमी है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 12 सेमी है? एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी जिसकी भुजा 12 सेमी है? क्या ही रे ऊंचाई? तो भुजा और ऊंचाई का संबंध दे रखा था, क्या दे रखा था? ऊंचाई h बराबर √3/2 गुणा भुजा, यही था के? अरे यही था। ऊंचाई h बराबर √3/2 गुणा भुजा, तो √3/2 गुणा भुजा कितनी है? 12। तो कितनी आ जाएगी? 6√3। करेक्ट है एक बात है? तो ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए अभी तो फिलहाल। अगला लिखो। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेमी है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाएं 20 सेमी है तथा तीसरी भुजा 30 सेमी है। दो समान भुजाएं 20 सेमी है तथा तीसरी भुजा 30 सेमी है। तथा तीसरी भुजा 30 सेमी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? आया कुछ? √75। समद्विबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? p/4 √4a² माइनस का b²। अब दिमाग में ये रखो कि b को हमने क्या बोला था? b को आधार भुजा बोला था, तो इसने आधार भुजा क्या बोला है? आधार भुजा को इसने 30 बोला है, तो 30/4। समान भुजा को हमने a बोला था ना, तो दो समान भुजाओं की तो माप क्या दे दिया? 20। और तीसरी भुजा की माप क्या दे दिया? 30। अब हम लगाएंगे 4a²। a² कितना आ जाएगा? 20 का स्क्वायर 400। फिर करेंगे हम -b²। b² में कितना आ जाएगा? 30 का 900। ठीक है। अब ये आ जाएगा 15/2, तो ये है ना, 30/4 2 से कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1600। 1600 में से 900 गया तो कितना बच गया? 700। 700 को लिखेंगे 7 × 100। तो √7 और √100, √100 का क्या आ जाता है? 10। और 10 इससे गुणा हुआ तो 5, और 5 15 से गुणा हुआ तो 75√7। तीसरा ऑप्शन। ठीक है। अगला लिखना है 1% और। डालो एक बार तो।
लिखो अगला। ऑनलाइन मैं मेरे से लेंगे तो मैं तो पैसा लूंगा। लिखो एक और लिखो, कितने नंबर का क्वेश्चन है? 13 नंबर का और लिखो। किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5:6:7 है तथा परिमाप 5:6:7 है तथा परिमाप 54 मीटर है। तथा परिमाप 54 मीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। परिमाप 54 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। आया क्या आंसर? क्या आया? देखो, 5, 6 और 7 है ना, तो इन तीनों का योग कितना हुआ? 5x मान लिया, 6x मान लिया और 7x मान लिया। तो टोटल परिमाप कितना हुआ हमारे पास? 18 अक्ष भी परिमाप है और 54 भी क्या है? परिमाप है। तो अक्ष बराबर कितना हो गया? 3। अक्ष बराबर 3 हो गया तो पहली भुजा यानी ए बराबर कितना हो जाएगा? 15। बी बराबर कितना हो जाएगा? 18। और सी